हेलो शेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने सुना था इसका फेजर ढीला है। किसका? मेरा नहीं, आप लोग का भी नहीं, पता नहीं किसका, छोड़ो ना। लेकिन फिजिक्स का फेजर बिल्कुल भी ढीला नहीं है। तो टुडे वी आर स्टडिंग फेजर एंड फेजर डायग्राम्स। तो फेजर क्या है? वो फेजर नहीं जो ढीला होता है, वो नहीं। फिजिक्स का फेजर एकदम परफेक्ट है। तो हम पढ़ रहे थे अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट, जिसमें अल्टरनेटिंग करंट क्योंकि एक साइनोसॉइडल वेव की तरह जाता है तो हम उसको एक वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। जो साइनोसॉइडल वेव के जो भी हमारी क्वांटिटीज है, जैसे करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, इसको रिप्रेजेंट करे, उसको फेजर बोलते हैं। तो फेजर क्या है? एक रोटेटिंग वेक्टर है जो साइनोसॉइडल वेव की क्वांटिटीज को डिफाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, रोटेटिंग वेक्टर है ना, ये तो व्हाइट पे व्हाइट चलेगा नहीं, तो हम जरा यहां से ब्लैक ले लेंगे। जैसे ये आपको दिख रहा है रोटेटिंग वेक्टर है ना। अब जैसे साइनोसॉइडल वेव की बात करते हैं बच्चों, तो ऐसे जाती है। हमें पता है, देखो ये भी एक सर्कल बन गया, इसको इस पॉइंट को यहां से एक सर्कल बन गया। अगर ऐसा ये इससे बना दो तो एक बन गया, इससे बना दो तो एक बन गया। तो ये अलग अलग क्या बन रहा है आपके, देखो यहाँ पे ऐसी इस तरीके से हमारी वेव जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं? साइनोसॉइडल वेव की क्वांटिटीज को फेजर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम्स। तो साइनोसॉइडल वेव की कौन सी क्वांटिटीज होती है? एक तो वोल्टेज और एक करंट। इसी दोनों में तो हमारा पूरा गेम चल रहा है। ओम्स लॉ पढ़ लो, सब इजी हो जाएगा। तो आजकल वो शॉर्ट्स देख रहे हो कि नहीं? आजकल मैं कभी कभी शॉर्ट्स डालने लगी हूँ, बड़े वायरल हो रहे। चल, तो फेजर के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ईएम ऑफ करंट का रिलेशन क्या है, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और सिमिलरली I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा टी क्या है? हमको पता है, एंगल है। मान लो मेरे पास कोई फेजर डायग्राम है जो मैंने बनाया है, एक्सिस पे एक सर्कल बनाया, मतलब ये एक वेक्टर है रोटेटिंग, जो किसको शो कर रहा है? मान लो करंट को शो कर रहा है। अब मान लो मैंने एक और बनाया, ये किसको शो कर रहा है? मान लो वोल्टेज को शो कर रहा है। तो मान लो अगर ये थीटा था, ठीक है, और यहां से यहां तक और ओमेगा टी का चेंज आ गया, तो जो हमारा एक्सिस से वोल्टेज की वैल्यू आई वो सिर्फ थीटा में आ गई। तो एप्सिलॉन नॉट को तो मैं एप्सिलॉन नॉट नहीं, वोल्टेज है, ई नॉट साइन ओमेगा टी बोल दूंगी। लेकिन जब मैं इसकी बात करती हूं तो यहाँ पे ओमेगा टी आगे आ गया ना, ओमेगा टी आगे आ गया कि नहीं? तो मैं इसको आई को क्या लिखूंगी? थीटा प्लस ओमेगा टी। समझे? एक सिर्फ थीटा है तो दूसरा क्या है? थीटा प्लस ओमेगा टी। कैसे पता चला? मैंने एक दो एक्स और वाई एक्सिस ले ली, यहां पर मैंने आई बना दिया, यहां पर मैंने वोल्टेज बना दिया। आई अगर ये है, वोल्टेज अगर ये है, ये एंगल अगर थीटा है, ये ओमेगा टी है, तो एक्सिस से आई कितना हो गया? थीटा प्लस ओमेगा टी। मतलब साइन करंट वोल्टेज से ओमेगा टी ज्यादा है, आगे है। तो हमको ये बताता है कौन? करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है हमको क्या बताता है? हमको ये बताता है कि कौन लीडिंग है और कौन बैक है, कौन पीछे चल रहा है, कौन आगे चल रहा है, रेस बताता है। तो हमारे केस में करंट आगे चल रहा है, कितना आगे चल रहा है? ओमेगा टी आगे चल रहा है, और वोल्टेज हमारा इतना है। ये हमको बताता है क्या? फेजर और फेजर डायग्राम। ठीक है, तो खांसी हो गई है किसको? मुझे तो नहीं हुई। AC सर्किट कंटेन्स ओनली रजिस्टर। अब हमें क्या करना है ना, एक गेम खेलना है। 3 सर्किट लेने हैं, एक को रजिस्टर देना है, एक को इंडक्टर देना है, एक को कैपेसिटर देना है। फिर हम इनको साथ में भी देंगे। अभी हमने तीनों को एक एक चीज दी। अब हम देखेंगे जब सिर्फ रेजिस्टेंस लगा था तो करंट और वोल्टेज किस फेज में चल रहे हैं। करंट आगे है कि वोल्टेज आगे है, या करंट पीछे है कि वोल्टेज पीछे है, या दोनों सेम फेज में जा रहे हैं। इंडक्टर में भी सेम करना है, हमें कंपैरिजन करना है करंट और वोल्टेज का, कौन आगे है कौन पीछे है। सेम हमको कैपेसिटेंस में करना है। तो पूरा जो हमें गेम प्रिपेयर कर रहे हैं, आज करने वाले हैं, उसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि हमें कंपैरिजन मिलना चाहिए करंट और वोल्टेज का। तो सबसे पहले देखते हैं, AC सर्किट कंटेन्स ओनली रजिस्टर। तो ऐसे में हम ओम्स लॉ लगाएंगे, इक्वेशन लिखेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे और फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो
तो इसका डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले, डेरिवेशन नहीं है, छोटा सा ही पोर्शन है, या स्टार्ट करने से पहले मैं हर डेरिवेशन को कैसे स्टार्ट करना है इस केस में वो बता दूं। सबसे पहले आप लिख दो आपकी वोल्टेज की इक्वेशन की, क्या होता है, कितना ईएमएफ दिया हमने, ई नॉट साइन ओमेगा टी है। V इज इक्वल्स टू वीएम साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हो, क्योंकि बुक्स में ये है एनसीईआरटी की, तो मैंने ये बताया है। हमें पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। हमारे केस में E ले रहे हैं तो E इज इक्वल्स टू IR हो जाएगा, लेकिन E की वैल्यू कितनी है, E नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये एक साइनोसॉइडल, जो हमने EMF, हमने जो वोल्टेज सर्किट को दिया वो किस फॉर्म में दिया है, AC अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में दिया है, तो जिस फॉर्म में दे रहे हैं उसकी इक्वेशन लिखेंगे, है ना, इज इक्वल्स टू IR। I यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ कैसा आएगा, डिवाइड में, अरे नहीं I थोड़ी आएगा, R आएगा ना प्यारो, I की तो वैल्यू निकालनी है, तो R आ गया यहाँ पे। तो ये जो E नॉट अपॉन R है ये कांस्टेंट है, जिसको मैं I नॉट बोल देती हूँ, तो I नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू I। देखो E लेके चले थे, I निकाल दिया, कितना आया I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी है। तो देखो दोनों का एंगल कैसा है, सेम, मतलब जब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये 0 है तो ये भी 0 है, ये ओमेगा टी है तो ये भी ओमेगा टी है, ये 90 है तो ये भी 90 है। इसका मतलब यही हुआ ना, मतलब जब मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाऊंगी, तो अगर मान लो मेरा ये 0 है, तो अगर करंट 0 है तो E भी 0 है। अब अगर करंट मेरा मैक्सिमम हुआ तो मेरा E भी मैक्सिमम होना चाहिए। अब मेरा करंट जब π/2 पूरा आ गया यहाँ पर, तब ये भी ऐसा होना चाहिए, ये 3π/2, ये भी ऐसा ही, और फिर ये, तो ये भी ऐसा। समझे प्यारो कि नहीं समझे, ऐसे होगा कि नहीं होगा, तो इस तरीके से हमने ये बना दिया। देखो इसको ध्यान से जरा इधर, तो जब मेरा करंट 0 तो ये भी 0, पेन ले लूं रेड ग्रीन येलो, देखो करंट 0, I नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये भी 0, E का थीटा 0 तो पूरा E 0, तो ये भी 0, π/4 पे ये आ गए यहाँ पर एकदम पीक पे, तो दोनों पीक पे आएंगे 0, तो वापस दोनों साथ में 0 आएंगे, फिर ये 3π/4 पे बढ़ा, मतलब एकदम लोवेस्ट वैल्यू क्या मिलेगी, इस पे भी वही मिलेगी, और फिर दोनों साथ में 0 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम फेज में थे बच्चों। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। फिर लिख सकते हो कि जो ग्रीन है वो I को डिनोट कर रही है, जो रेड है वो वोल्टेज को डिनोट करती है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बना भी हुआ है, ये वाला है ना, ये वाला। जब मैं ग्राफ बनाती हूँ तो जिस भी फेज में मेरा करंट जा रहा था उसी फेज में मेरा क्या जाएगा, वोल्टेज भी जाएगा। दोनों कैसे जाएंगे, सेम जाएंगे, है ना। इधर नाम दे दो, बाकी तो एक्स ये वाई जो भी आपको देने हैं, मतलब दोनों सेम फेज में। ये एंगल बताता है थीटा कि एंगल दोनों का सेम बढ़ रहा है। समझ में आ गया कंसेप्ट। चलो दूसरा करें, क्या बोलता है दूसरा भैया। तो नेक्स्ट है एसी सर्किट कंटेन्स ओनली इंडक्टर। अच्छा, इंडक्टर की एक खास बात है। इंडक्टर की खास बात यह है कि जब भी उसमें से हम करंट पास करवाते हैं तो वो एक बैक ईएमएफ जनरेट करता है, जिसको हम -LdI/dt बोलते हैं। तो एक तो ईएमएफ है जो हमने हमने सर्किट को दिया है, और एक जो इंडक्टर क्रिएट कर रहा है। तो जो नेट ईएमएफ आएगा उसको हम बोलेंगे E-LdI/dt। लेकिन E और नेट ईएमएफ किसी भी सर्किट में कितना होता है, 0 होता है। तो 0 इज इक्वल्स टू E-DI/dt। ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू LdI/dt। E की वैल्यू मैं लिखूंगी E0 साइन ओमेगा टी, ये dt इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, L यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ये DI हो जाएगा। लेकिन मेरे को स्मॉल करंट की वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ इंडक्टर में से जो पास हुआ सिर्फ उतना करंट निकालना, मुझे तो पूरा सर्किट का निकालना है। तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगी दोनों को, तो ये आ जाएगा I इंटीग्रेशन ऑफ DI इज I इंटीग्रेशन ऑफ E0/L साइन ओमेगा टी dt। ये हो जाएगा यहाँ पर
आई, ई नॉट अपॉन एल तो कांस्टेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लेकिन जब वो थीटा हो, मतलब कोई सिंगल टर्म हो, वो सिंगल टर्म हो जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। जब मैं इसको ऐसा लिखती हूं कि साइन थीटा, तो मैं ये डी थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेशन कर रही हूं, तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस कॉस थीटा आएगा। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ओमेगा टी डी टी है, मतलब टी तो ठीक है, साइन टी डी टी का कॉस ओमेगा टी ठीक है, लेकिन ये ओमेगा टी को मैंने टी माना, तो जिसको भी मानते हैं उसका डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, राइट। चलो अब ये हमारा कांस्टेंट हो गया और यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला होता है, तो ई अपॉन ओमेगा एल, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी, इसको मैं बोलती हूँ इस केस में आई नॉट, क्या बोलती हूँ, आई नॉट बोलती हूँ। ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका क्या मतलब होता है ये भी हम पढ़ते हैं। तो ओहो चलो, अब यहां पर मुझे क्या करना है बच्चों प्यारो, मुझे क्या करना है, आई की वैल्यू मुझे आ गई अभी माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या हम साइनसोइडल वेव के बारे में नहीं पढ़ रहे? तो अगर हम साइनसोइडल वेव के बारे में फेजर डायग्राम्स बनाते हैं तो हम कॉस की नहीं बनाएंगे, हम कॉस को पहले साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट करती हूँ, तो मेरा अभी फॉर्मूला आया आई इज इक्वल्स टू आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी। मुझे पता है जो कॉस और साइन का रिलेशन है वो ऐसा है कि कॉस थीटा जो होता है वो साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो मैं यहाँ पे रख दूंगी आई इज इक्वल्स टू आई नॉट माइनस कॉस, इसको अगर मैं अब साइन लिख दूं, साइन तो 90 माइनस ओमेगा टी लिखना पड़ेगा, थीटा की जगह ओमेगा टी था तो मैंने यहाँ पर भी ओमेगा टी पुट कर दिया। तो आई इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट साइन 90 माइनस ओमेगा टी। ये साइन माइनस का हटा देना चाहिए, हमें कंफ्यूज करेगा वेव में, तो ये माइनस साइन में अंदर दे दूं तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन माइनस 90 प्लस ओमेगा टी, और इसको फाइनल अगर मैं लिखूं तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। बस ई मेरा था ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई मेरा आया ओमेगा टी माइनस 90। मतलब जो भी मेरी साइनसोइडल वेव ईएमएफ की है उससे 90 डिग्री कम पे एक वेव बन रही है जो किसकी होगी, करंट की होगी। इसको अगर हम देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा मेरे को, भैया ऐसा दिखने वाला है। पहले समझ लो, यहाँ पर मान लो, पहले ग्राफ समझ लो, ये अगर ई है, क्या है मेरा ईएमएफ है, तो इससे 90 डिग्री कम यहाँ पर मेरा क्या आएगा, आई आएगा। तो अगर ये ओमेगा टी है तो ये कितना है, ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री जो आई है। इतना समझ में आया, परफेक्ट, ग्राफ समझ में आ गया। अब दूसरा ग्राफ देखे, इसका फेजर डायग्राम देखे तो कैसा होगा बच्चों। अब यहाँ पर वो बना सकते हो ना, देखो ऐसे एक डायग्राम गोला, यहाँ पे एक गोला ऐसे बन सकता है। जैसे इसका फेजर कैसा बनेगा, ऐसा जो बना, तो एक ऐसे बनेगा और दूसरा ऐसे बन जाएगा, समझे, यही फेजर है। ये जो है ना, इनको सर्कल कर देना, यही फेजर है। अब अगर मैं ईएमएफ के लिए ऐसा ग्राफ बनाती हूँ, साइनसोइडल वेव बनाती हूँ, तो जब ये 90 होगा तब साइन 0 होगा, साइन 0 होगा ना, क्योंकि मेरी इक्वेशन क्या है, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई कितना आया मेरे पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री हुआ तो ये 90 माइनस 90 0 हो गया ना, तो जब ई 90 होगा तो मेरा साइन कितना होगा, 0। तो ग्राफ मतलब मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। समझ में आया बच्चों, तो ये ग्राफ है उसका, समझे। तो ये हमको समझना, ग्राफ बनाना बड़ा ही जरूरी है। अब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या चीज है उसको पढ़ते हैं। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कुछ ऐसे हुई, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हमने आई नॉट को ले लिया है ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, लेकिन ओम्स लॉ तो मुझे बोलता है कि ई इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई की वैल्यू तो ई अपॉन आर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आर की जगह क्या है, ओमेगा एल है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, ओमेगा एल है। इस रेजिस्टेंस को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस को आर से नहीं डिनोट कर सकते क्योंकि आर तो नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है, तो इसको हम डिनोट करने के लिए लेते हैं एक्सएल।
इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर ये क्या है, एक्सएल है ओमेगा एल। तो ये जो मेरी इक्वेशन ये हो जाएगी आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एक्सएल हो जाएगी, राइट, यस और नो। तो यहाँ पर मेरी ये वैल्यू हो गई कि मैंने एक्सएल यहाँ पर ले लिया। तो मतलब एक्सएल क्या है मेरा, ओमेगा एल है, लेकिन ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एफ होती है कि नहीं होती है। तो ये एक्सएल मतलब किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी किस में मिलेगी, अल्टरनेटिंग करंट में मिलेगी ना, डायरेक्ट करंट में तो एफ जीरो होता है, सीधी वेव है, नो फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक हमने पढ़ा था आई आर एम एस, कितना था वो, आई नॉट अपॉन √2। आई नॉट की वैल्यू मेरी कितनी है, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, साथ में √2 भी है, लेकिन ई नॉट अपॉन √2 कितना है, ई आर एम एस है, अपॉन में ओमेगा एल कितना है, एक्सएल है। यहाँ पे क्या चल रहा है, आई आर एम एस चल रहा है। तो एक रिलेशन मिल जाता है मेरे को आई आर एम एस, एक्सएल और ई आर एम एस में, है ना। बाकी तो आपको पता ही है, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्सएल भी क्या होगा मेरा, बढ़ेगा, और इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ एसी में होता है। इसीलिए बार बार जब भी नाम भी लिख रहे हैं तो यहाँ पे एसी सर्किट लिख रहे हैं, क्योंकि ये डीसी सर्किट में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि साइनसोइडल वेव ही नहीं बनेगी तो फेजर डायग्राम ही नहीं होगा। चलो एक और टॉपिक करते हैं आज की क्लास में, जो हमारा है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। तो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा और कैपेसिटर भी हो जाएगा। अभी हमको पता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, हमारे केस में E इज इक्वल्स टू आई आर है। अब यहाँ पर देखो हम जो E दे रहे हैं वो दे रहे हैं E नॉट साइन ओमेगा T दे रहे हैं। जितना भी EMF हम अप्लाई करेंगे, सर्किट को देंगे, उतना पोटेंशियल इधर भी जनरेट होगा कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के आसपास। तो इतना ही EMF यहाँ पर भी है, जो हमको देखना है कि कैपेसिटर कंटेनिंग में कितना अल्टरनेटिंग करंट होता है। मेरे को पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन C। तो Q कितना हो जाएगा मेरा, VC। लेकिन यहाँ पर V कितना लिया है मैंने, E नॉट साइन ओमेगा T, ये C भी कांस्टेंट है, इसको आगे ले लो। अब I क्या होता है, dQ अपॉन dt होता है बच्चों, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर टाइम में। तो I की ही वैल्यू निकालनी है, तो d बाई dt रख दो, इसको Q की वैल्यू रख दो, C E नॉट साइन ओमेगा T। तो I C E तो कांस्टेंट है, d बाई डी टी किसका होगा, खाली खाली साइन ओमेगा टी का। लेकिन जिसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म आती है तो उसका वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में होता है। तो ये हो जाएगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा नॉट टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो मेरे पास आ गया ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। एक और चीज करो, कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकती हूं मैं, अच्छा पहले बताओ, WC बोल रही हूँ। ओमेगा सी जो है वो अगर नीचे जाएगा तो कैसा आएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी आएगा बच्चों, क्योंकि देखो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कॉस थीटा को क्या लिखूं मैं, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, 90 डिग्री, सॉरी ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री मैं इसको लिख सकती हूँ। ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखो या 90 डिग्री लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मिला ई नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी, इसको मैं क्या बोलूंगी, आई नॉट बोलूंगी। तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, और मेरे पास ई कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब जितना भी ईएमएफ इस सर्किट में दोगे, करंट उससे 90 डिग्री ज्यादा मिलेगा, करंट का फेस बड़ा होगा इस केस में, राइट। दोनों को कंपेयर करके आप देख सकते हो। तो मतलब करंट 90 डिग्री आगे वाले फेस में होगा, मतलब कैपेसिटर में करंट लीड करेगा किससे, वोल्टेज से। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें तो अभी हमने आई की वैल्यू कितनी देखी, ई नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी। तो वापस वही बात हो गई, आई तो वी अपॉन आर होता है, तो आर इधर क्या है, ये है। तो रेजिस्टेंस तो नहीं बोल सकते, नॉर्मल रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को मान लो मैं एक्स सी से डिनोट करती हूँ, एक्स सी की वैल्यू 1 बाय ओमेगा सी ले लिए मैंने। तो आई कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन एक्स सी। इसी के अलावा मेरे को पता है कि जो आई आर एम एस है मेरे पास वो कितना है। अच्छा एक और बात, एक्स सी जो है 1 बाय ओमेगा सी आया है, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ में रख सकती हूँ। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है इस केस में, एसी के केस में। मतलब जितनी ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, एक्स सी क्या होगा, कम होगा, राइट। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा बच्चों,
जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, राइट। अब ये जो एक्सी है यहाँ पर, इसको हम किस तरीके से IRMS और ERMS में रखते हैं, तो मेरे को पता है IRMS कितना होता है, कितना होता है I0/√2। I0 की वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चों इस बार, E0/1/ωc√2, जिसको मैंने यहाँ पे क्या बोला, E0/XL√2। और E0/XL कितना है बच्चों, IRMS इज इक्वल्स टू E0/√2 कितना है, ERMS है अपॉन में XC। तो ये एक रिलेशन आता है। जिन्होंने ये सब नहीं देखा है वो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने डाला है, देख लेना प्यारों। अब क्या बचा, एक ग्राफ बचा, कर लो यार, क्या थक जाते हो जल्दी से। देखो ये वोल्टेज है, तो अगर ये मेरा यहाँ से कितना था, मान लो ω/t था तो इससे 90 डिग्री और लेना पड़ेगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, I मिलेगा। I लीड कर रहा है, I लीड कर रहा है, मैं लीड कर रहा है, मतलब करंट लीड कर रहा है। मतलब अगर आपने इस तरीके से बनाया है वोल्टेज को, तो ये आ रहा है यहां से, क्योंकि जब ये 0 था तो ये कितना हो गया था मेरा 90 डिग्री, कौन, करंट, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। परफेक्ट, समझ में आ गया प्यारो। तो हमने भैया बहुत सारा पोर्शन अल्टरनेटिंग करंट का कवर कर लिया है। एक लेक्चर आई थिंक और लगेगा इसमें, बहुत सारा एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे पढ़ो, आराम से पढ़ो। और कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी नया टॉपिक मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो उसको कमेंट करो। एंड थैंक यू सो मच।